हाईवे इंजीनियरिंग आपका यहाँ पर रहता है, जिसमें देखो हिल रोड्स, रोड ड्रेनेज, मेंटेनेंस भी है, रोड कंस्ट्रक्शन भी है। जो कैंडिडेट्स है दैट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स ऑफ द एज एंड ऑन क्लोजिंग डेट नॉट मोर देन 42 ईयर्स ऑफ द एज। तो बेसिकली यहाँ पर आपके दो पेपर होते हैं। सबसे पहले आपका प्री बोल सकते हो या फिर आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन रहते हैं। रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आपका वेटेज 15 रहता है। तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर कितना स्कोर करना पड़ेगा? 50%। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। मेरा नाम है सिमरन कपूर और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर एग्जाम की। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हरियाणा में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर आना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाली हूँ इस एग्जाम के बारे में। और दूसरी बात, क्या बाकी स्टेट्स के कैंडिडेट अलाउ है? क्या बाकी स्टेट्स के कैंडिडेट इस एग्जाम को दे सकते हैं और हरियाणा में जूनियर इंजीनियर लग सकते हैं? तो बिल्कुल यस, बाकी अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स भी अलाउड हैं। तो आप अगर किसी और स्टेट से और आप जूनियर इंजीनियर हरियाणा के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिएगा, जूनियर इंजीनियर अगर आप सिविल की पोस्ट की बात करेंगे तो 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कंडक्टेड बाय स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और डिपार्टमेंट हरियाणा और एनी अदर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट। या तो आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, या बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या आपने बीटेक कर रखा है तो आप लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मैट्रिक है, जो 10th क्लास है, उसमें आपके पास हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। एक सब्जेक्ट आपका 10th में हिंदी या फिर संस्कृत होना चाहिए। सिमिलरली आपकी यहाँ पर जो पोस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले ब्रांच वाले स्टूडेंट्स के लिए आती है तो सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर अगर आपने बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप लोग एलिजिबल हो फॉर दिस जूनियर इंजीनियर एग्जाम। इसी के साथ साथ मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स और हायर। तो आपके ये सब्जेक्ट्स, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट्स अगर आपका 10th में है तो आप एलिजिबल हो। अच्छा, अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। यहाँ पर एज लिमिट क्या है? जो कैंडिडेट्स है दैट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स ऑफ द एज एंड ऑन क्लोजिंग डेट नॉट मोर देन 42 ईयर्स ऑफ द एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जब भी क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा आपका जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है दैट इज 42 ईयर्स। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन देखिएगा, मान लेते हैं कि आप किसी और स्टेट के स्टूडेंट हैं और किसी और स्टेट में आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप हरियाणा जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो किसी अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पर जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा, आपको एससी कैटेगरी में नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो बाकी सारे स्टूडेंट्स, बाकी सभी स्टेट्स के स्टूडेंट जो हैं वो जनरल कैटेगरी में कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगली बात करते हैं कि यहाँ पर हमारा एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपके दो पेपर होते हैं। सबसे पहले आपका प्री बोल सकते हो या फिर आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आप इसे कह सकते हैं, और सेकंड होता है आपका मेंस एग्जाम। जो आपका पेपर 1 यानी कि जो प्री एग्जाम होगा, बेसिकली इसमें सारे आपके नॉन टेक के क्वेश्चंस रहते होंगे और ये क्वालिफाइंग टेस्ट है। क्वालिफाइंग टेस्ट यानी कि इसके मार्क्स आपके मेंस एग्जाम में नहीं जुड़ते हैं, आपको जस्ट इसको क्वालिफाई करना होता है। अब अच्छा, इसमें क्या क्या सिलेबस रहता है एक बार उसके बारे में देख लेते हैं और फिर देखते हैं मेंस एग्जाम किस तरीके का रहता है। देखिएगा, सबसे पहले मैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बात कर रही हूँ। सो आपका टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर 100 देखने को मिलते हैं और टोटल मार्क्स भी हमारे यहाँ पर कितने 100, और आपको इनको सॉल्व करने के लिए जो टाइम दिया जाता है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज 1 आवर 45 मिनट्स। ठीक है। अब जो आपका जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर कितना स्कोर करना पड़ेगा? 50%, यानी कि 50 नंबर लाने पड़ेंगे। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो उनके लिए यही नंबर आपका कितना है? 40% है। अच्छा, एक और बात, अब यहाँ पर ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता। यहाँ पर जो आपका टेस्ट होगा उसमें आपको OMR शीट में अपने आंसर्स को फिल करना होता है। तो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे ऑल आर कंपल्सरी, क्वेश्चन पेपर शेल बी बाइलिंगुअल, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पर पेपर देखने को मिलेगा। ऑफलाइन होगा और OMR बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो OMR होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा। दूसरी बात,
इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक बहुत ही अलग पॉइंट है जो बाकी स्टेट्स में जनरली नहीं होता है, देखिएगा, फॉर एवरी क्वेश्चन द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड 4 ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम एंड इन द क्वेश्चन पेपर आफ्टर हैविंग सेलेक्टेड इज प्रेफर्ड ऑप्शन एवरी कैंडिडेट शैल नीड टू फिल कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कल। तो आपको जो भी आपका सही आंसर होगा आपको OMR शीट में उसे फिल करना होगा। अच्छा, यहाँ पर लिखा है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग ऑप्शन, कि अगर आप लोगों ने कोई गलत कर दिया ना क्वेश्चन का आंसर तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इसके साथ साथ अगली बात देखिए, यहाँ पर लिखा है इन केस कैंडिडेट डज नॉट विश टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन he or she will need to fill the 5th circle bubble in the OMR sheet, यानी कि एक क्वेश्चन के हैं 5 ऑप्शन। अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो आपको 5th ऑप्शन को वहां पर टिक करना पड़ेगा कि आपने उसको सॉल्व नहीं किया है। और अगर आपको वो क्वेश्चन आता है और आते हुए गलत हो जाता है, मान लीजिए ऊपर 4 ऑप्शन जो आपने सेलेक्ट किए हैं, तो उसमें आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। अच्छा, अब देखिएगा क्या लिखा है, failure to do so shall result in deduction of 1 mark. In other words, for every unattempted question, अगर किसी क्वेश्चन में 5 ऑप्शन है और आपने एक भी टिक नहीं किया तो आपको वहां पर माइनस में 1 नंबर देखने को मिलेगा। तो आपको वहां पर अगर क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना तो आपको 5th ऑप्शन मार्क करना है, अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो जो भी आंसर आपको करेक्ट लग रहा है आपको उसको OMR शीट में फिल करना है। तो ये चीज थोड़ी सी यहाँ पर अलग देखने को मिलती है बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में। अच्छा, अब जो आपका प्री का एग्जाम होता है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, उसका सिलेबस देख लेते हैं एक बार। और यहाँ मेंशन भी किया है आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जो क्वेश्चन पेपर होगा उसका लेवल सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि +2 लेवल का होगा, एक्सेप्ट फॉर सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में आपका जो लेवल है वो 10th क्लास का रहेगा, तो इस लेवल का ही आपने नॉन टेक प्रिपेयर करना है। अब नॉन टेक में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सबसे पहले आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल अवेयरनेस के बाद आपका कंप्यूटर नॉलेज वाला पार्ट रहेगा, रीजनिंग वाला पार्ट रहेगा। रीजनिंग ऑलरेडी अगर आप लोग SSC JEE एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां पर भी आपके एग्जाम में आती है, तो यहाँ भी आपकी हेल्प कर जाएगी, जिसमें वेन डायग्राम देखिएगा, आपका स्पेस ओरिएंटेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, है ना, क्वांटिटेटिव एबिलिटी आपकी यहाँ पर आएगी, जिसमें आपका रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, LCM HCF जो आपका बेसिक मैथ्स है वहां से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, और लास्ट पार्ट इज जनरल नॉलेज ऑफ हरियाणा। तो जनरल नॉलेज ऑफ हरियाणा आप सबको प्रिपेयर करनी पड़ेगी, चाहे आप बाकी स्टेट्स के कैंडिडेट भी है, अगर आप इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं, क्योंकि इस एग्जाम के लिए भी स्टूडेंट्स का कंपटीशन ज्यादा है। अब क्यों यहाँ पर और किस बेसिस पे मेंस के कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो अभी जितने भी मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए जो आपके प्री एग्जाम में यानी कि आप बोल सकते हैं CET में आने वाले हैं, उनका जनरली कितना क्वेश्चंस रहता है, हिंदी के 15, जनरल अवेयरनेस 15, इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चंस रहते हैं, रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आपका वेटेज 15 रहता है, और GK ऑफ हरियाणा आपका 25 का वेटेज रहता है। तो आपको CET को क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की जितनी भी पोस्ट आई हैं उसके 10 गुना कैंडिडेट्स जिनका टॉप हाईएस्ट मार्क्स है और उसके 10 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट्स को जिन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है उन्हें मेंस के लिए बुलाया जाएगा। अच्छा, अब मेंस अगर मैं बोल रही हूँ क्या ये सब्जेक्टिव एग्जाम है, नहीं, ये भी सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, यहाँ पर भी एक OMR शीट होगी और उसी तरीके से आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे एक क्वेश्चन के। अच्छा, अगर हम CBT 2 या फिर हम मेंस की बात करें जो हरियाणा जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है, इसमें लिखा गया है ऑल क्वेश्चन शेल बी कंपल्सरी, सारे क्वेश्चंस करने कंपल्सरी हैं। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा और OMR शीट में आपको अपना जो आंसर है उसे फिल करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर 100 रहेंगे और एक क्वेश्चन का वेटेज कितना रहेगा, 0.975 मार्क्स। और लिखा है अ कैंडिडेट हैव टू फिल 1 ऑप्शन कंपल्सरी, 5 ऑप्शन है, 5 में से एक ऑप्शन आपको कंपल्सरी सिलेक्ट करना ही है। अगर नहीं किया, कोई भी ऑप्शन नहीं सिलेक्ट किया, पूरा क्वेश्चन खाली छोड़ दिया, तो वो आपका वहां पर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, जैसे आपके प्री में हुई थी यानी कि CET में हुई थी। इन केस ऑफ कैंडिडेट डजंट मार्क एनी ऑफ द 5 ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन, 0.975 मार्क्स फॉर ईच अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, इसीलिए जो ये क्वेश्चन बेसिकली जो मेंस का पेपर होता है
इसमें आपको 105 मिनट्स मिलते हैं। और इस नोटिफिकेशन में मेंशन है कि एक्स्ट्रा के 5 मिनट्स इसलिए दिए गए हैं कि अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है तो आप फिफ्थ ऑप्शन को जो है उसको मार्क कर सके। अब बात करते हैं एक बार, ये जो मेंस एग्जाम है इसमें हमारा टेक्निकल का वेटेज कितना रहता है और नॉन टेक्निकल का वेटेज कितना रहता है। तो सबसे पहले देखिएगा, आपका यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा रिलेटेड क्वेश्चंस, जियोग्राफी, लिटरेचर, करंट अफेयर्स, इसका वेटेज रहता है यहाँ पर 20%। और दूसरा है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें कंप्यूटर की बेसिक टर्मिनोलॉजी, फंडामेंटल, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बातें, आपके पावर पॉइंट से रिलेटेड, इंटरनेट, ये सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस का वेटेज रहता है 10। तो यानी कि आपके 100 में से 10 क्वेश्चन आप इसके कंसीडर कर लो, और बाकी का जो पार्ट है वो आपका रहता है टेक्निकल। अब आपको अगर इतना टाइम मिल रहा है कि आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको 100 मिनट्स मिल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा टफ और बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको क्वेश्चन पेपर में। आपको कुछ एग्जांपल के लिए क्वेश्चंस भी बताऊंगी। तो जैसे आपका सिलेबस है, ये आपका एग्जांपल के लिए मैंने सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस यहाँ पर लगा रखा है। तो आपका सिलेबस भी ना पूरा अच्छे से डिफाइन किया गया है। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, फ्लो थ्रू पाइप्स। सिमिलरली यहाँ पर स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, सर्वेइंग का सिलेबस है, चेन सर्वे, कंपास सर्वे, लेवलिंग, यानी कि हर एक चैप्टर को ना क्लियरली मेंशन किया गया है सिलेबस में। थियोडोलाइट सर्वे, टेक्योमेट्रिक सर्वे, कर्व्स हो गया, वैसे ही कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आपका एक पार्ट है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। अगर आप लोग बेसिकली एसएससी जेईई या बाकी किसी स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका तैयारी जो है वो आपकी इस स्टेट के जूनियर इंजीनियर में भी जरूर काम आने वाली है। फिर आपका वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का पार्ट है, इसमें आपका वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर, जिसमें आपका सीवरेज सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट, बिल्डिंग ड्रेनेज, ये सारा पार्ट रहता है। इरिगेशन इंजीनियरिंग आपका यहाँ पर भी देखिए सारे के सारे टॉपिक्स मेंशन है। हाईवे इंजीनियरिंग आपका यहाँ पर रहता है, जिसमें देखो हिल रोड्स, रोड ड्रेनेज मेंटेनेंस भी है, रोड कंस्ट्रक्शन भी है, हाईवे सर्वे, रोड मटेरियल्स, है ना। अच्छा, सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ये भी आपके जनरली बाकी के स्टेट एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलता है। देखिए नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन में कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो आपके एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में कवर होंगे और कुछ टॉपिक्स यहाँ पर बाकी स्टेट से अलग हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये भी थोड़ा सा अलग टॉपिक है जो आप अपने बीटेक लेवल में पढ़ते हो, थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं आता है इस बेसिकली इस सब्जेक्ट से, इससे इतना वेटेज नहीं आता, बट हाँ आपको बेसिक इसको पढ़ना होगा। इसके अलावा अलग क्या है, एक तो ये डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, जिसका कुछ पार्ट आपने आरआरबी के लिए भी प्रिपेयर किया होगा। तो ये सारे टॉपिक्स हैं आपके जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, ये डिटेल सिलेबस मैंने बताया। सिमिलरली आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो उसका भी सिलेबस कंप्लीट वहाँ पर मेंशन किया गया है। तो मेन बात ये है कि आपका बहुत सा सिलेबस ऐसा है जो एसएससी से कॉमन है, और एसएससी में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वैसे टाइप के क्वेश्चंस ही आपको यहाँ मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। और दूसरी बात, आपके पेपर जो है वो बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लगा रखा है, श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये दिए हैं आपके पास 5 ऑप्शन, अनअटेम्प्टेड इज 5th ऑप्शन। तो अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको इसको मार्क करना पड़ेगा ओएमआर शीट में, है ना। और यहाँ पर देखिएगा सेम क्वेश्चन को आपको हिंदी में भी लिखा गया है, तो दोनों लैंग्वेजेस में आमने सामने आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अच्छा, जैसे देखिए बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ द पेमेंट इज कॉल्ड, तो कितना इजी क्वेश्चन है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब ग्रेड हो जाएगा। इसका भी सेम हिंदी में सामने जो है इसका हिंदी में भी सेम क्वेश्चन को मेंशन किया होगा। तो ये मैंने आपको एक बेसिक एग्जाम पैटर्न बताया। इसके अलावा आप और क्वेश्चंस देख सकते हैं, जैसे सर्वे का क्वेश्चन है तो सिंपल क्वेश्चन है कि कंपास सर्वे में क्या होगा, डायरेक्शन और लेंथ मेजर किया जाएगा, और सेम चीज वो हिंदी में भी मेंशन है। ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन बी कैलकुलेटेड एज, तो ट्रू बियरिंग किसके बराबर होती है, मैग्नेटिक बियरिंग और डिक्लाइनेशन के साथ कैसा रिलेशन होता है। होपफुली आपने सर्वे पढ़ा है, हाईवे पढ़ा है, आप इन क्वेश्चंस के आंसर भी कर सकते हो। तो देखिएगा, अगर आप हरियाणा में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर लगना चाहते हैं
और आपको और कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस बारे में ज़रूर बताइएगा। और आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी सीईटी का एग्ज़ाम दिया है और आपका कितना स्कोर उस सीईटी में अप्रॉक्सीमेट बन रहा है, और आप मेंस एग्ज़ाम के बारे में रिवीजन या फिर तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, आप सभी कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं कनेक्टेड रहने के लिए। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सिमरन मैम PW। जब आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो ये ग्रुप आपको मिल जाएगा। जितना भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस भी। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप नेम सिमरन मैम PW सर्च कर सकते हैं। तो होपफुली आपको एक जनरल आइडिया इस एग्जाम के बारे में लग गया होगा। इसी एग्जाम के बारे में अगर कोई और कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप में से कितने लोग हैं जो हरियाणा जूनियर इंजीनियर एग्जाम पर टारगेट कर रहे हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।